साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत और उसके आसपास के देशों में मगध राजवंश का शासन था। उस समय मगध साम्राज्य इतना ताकतवर था कि जब प्राचीन भारत के पश्चिमी देशों से आए सिकंदर ने लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण करने की सोची, तो वह भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कई महीनों तक बैठकर सोचता रहा और अंततः भारत के मगध साम्राज्य के राजाओं और उनकी सेना से डरकर अपने देश वापस लौट गया। लेकिन भारत की मिट्टी से जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से मिली शिक्षा और राजनीति के दम पर मगध साम्राज्य के राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक मौर्य साम्राज्य ही रहा है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य में से भी एक था। चलिए मौर्य साम्राज्य के इतिहास को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज्यादा हमें 300 बीसी से 150 बीसी के बीच लिखे गए दस्तावेजों और किताबों से पता चलता है, जिसमें कुछ मुख्य किताबें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का कृत मुद्रा राक्षस है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के धार्मिक दस्तावेजों में भी हमें मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। इन्हीं में से एक है विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के उदय का सबसे बड़ा कारण आचार्य चाणक्य का प्रतिशोध था, क्योंकि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद ने चाणक्य को भरे दरबार में पूरी तरह से अपमानित किया था, और अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने मगध साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रण ले लिया था। उन्हें पता था कि वह एक योद्धा तो नहीं है, वह यह खुद नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को इस सपने को पूरा करने के लिए चुना और चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरह की शिक्षा दी, जिसके कारण वह मगध साम्राज्य को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर सके। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना बनाई और मगध पर आक्रमण करने की सोची। तब चंद्रगुप्त ने सबसे पहला आक्रमण मगध के पश्चिमी हिस्से पर किया, लेकिन उसमें उसकी जीत नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और दूसरे राजाओं की मदद से मगध के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। लेकिन मगध साम्राज्य पर सबसे बड़ा हमला चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 बीसी में किया गया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया, जिसके बाद मगध के राजा धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक लंबा युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सूझबूझ से और चाणक्य नीति के बल पर प्राचीन भारत पर कई सालों से चले आ रहे मगध साम्राज्य को तहस नहस कर मगध साम्राज्य के राजा धनानंद को हरा दिया, और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का राजा चुना गया और मगध साम्राज्य का नाम बदलकर मौर्य साम्राज्य कर दिया गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख लोगों की सेना के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और भी ज्यादा दूरियों तक फैलाया। इस दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की और लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उस समय मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत से लेकर उत्तर कश्मीर, पूर्वी नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी सौराष्ट्र तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेक्युलस निकेटर के बीच युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य और सेक्युलस के बीच हुए युद्ध को इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग बताया जाता है, क्योंकि सेल्यूकस सिकंदर की विशाल सेना का पूर्व सेनापति और उस समय का सीरिया का सम्राट था, जिसके पास उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। कई इतिहासकार लिखते हैं कि यह युद्ध 305 बीसी में सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। यह युद्ध भी काफी लंबा चला। शुरुआत में तो सेल्यूकस ने यही सोचा था कि भारत पर विजय करना काफी आसान होगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे मौर्य साम्राज्य के राजाओं में एक अलग ही तरह का संगठन था, जिसके कारण भारत की एकजुटता के चलते सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद सेल्यूकस को अपने साम्राज्य से उस समय कांधार यानी आज का अफगानिस्तान, काबुल, बलूचिस्तान और
अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के इस महान और ताकतवर साम्राज्य से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने आगे चलकर अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य के यूनानियों के साथ एक पारिवारिक संबंध स्थापित हुए। पर अपने साम्राज्य पर करीब 25 सालों तक राज करने के बाद 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की विधियों के अनुसार भोजन त्याग दिया और कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका यह पूरा साम्राज्य उनके बेटे बिंदुसार को मिला। बिंदुसार भी एक सफल राजाओं में गिना जाता है, जिसके समय में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ और लोगों ने काफी खुशी से मौर्य साम्राज्य में अपना जीवन बिताया। इस दौरान भारत की संस्कृति में भी काफी तरक्की देखी गई और भारत में कई नई यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। बिंदुसार ने भी अपने पिता की ही तरह मौर्य साम्राज्य पर करीब 25 सालों तक शासन किया, जिसके बाद 270 बीसी में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार के बेटे अशोक को चुना गया और यह वही अशोक सम्राट है जिसके चलते मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अपने सबसे ज्यादा बड़े आकार पर थी। यानी इस समय मौर्य साम्राज्य का विस्तार अपने पीक पर था। अशोक सम्राट को मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर और समझदार राजाओं में से एक माना जाता है, जिसके समय मौर्य साम्राज्य यानी पूरे अखंड भारत ने काफी ज्यादा तरक्की की। इस समय भारत की संस्कृतियों में भी काफी तरक्की देखी गई और भारत में शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। यह वही समय था जब भारत में कई विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, जिसमें पढ़ने के लिए दुनिया भर के विद्यार्थी भारत पहुंचे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज बिहार का पटना शहर कहा जाता है। वह बात अलग है कि उस समय इस शहर की सीमाएं बहुत ही ज्यादा दूरियों तक फैली हुई थी। इसके अलावा इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी और दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तर तथा पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला और उज्जैन को बनाया गया था। इसके अलावा समापा, ईशिला और कौशाम्बी नाम के शहर भी उस समय मौर्य साम्राज्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अशोक द्वारा भी मौर्य साम्राज्य को संभालने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें राज्य के कामों को संभालने के लिए खास प्रांतपाल कुमार चुने जाते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बटा होता था और इन सभी को आदेश देने वाले और जोड़कर रखने वाले मौर्य साम्राज्य के मंत्री या फिर खुद अशोक सम्राट होते थे। अशोक सम्राट के समय मौर्य साम्राज्य के यूरोप और एशिया के राज्यों के साथ दोस्ती जैसे संबंध स्थापित हुए। इस दौरान भारत में कई प्रसिद्ध इमारतों और स्तंभों का निर्माण कराया गया। जी हाँ, अशोक स्तंभ का निर्माण भी इसी दौरान हुआ था, जो भारत के इतिहास का एक ऐसा गौरवशाली प्रतीक है कि भारत सरकार द्वारा उसे आज भी भारतीय नोटों पर छापा जाता है। अशोक के ऐसे ही कामों के कारण भारत के इतिहास में वो सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बन गए और उन्हें महान अशोक भी कहा गया। अशोक सम्राट ने अपने पिछले राजाओं से ज्यादा करीब 41 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया और 232 बीसी में अशोक सम्राट का निधन हुआ। सम्राट अशोक के निधन से लगभग आधी सदी बाद महान मौर्य साम्राज्य उखड़ने लगा। 200 बीसी आते आते मौर्य साम्राज्य सिकुड़ गया। इतिहासकार बताते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य के पतन का कारण भी उसका बड़ा आकार ही था, क्योंकि अशोक सम्राट जैसे राजा तो इस बड़े साम्राज्य को संभाल कर रख पाए, लेकिन इनके बाद जो मौर्य साम्राज्य में राजा हुए वह इतने बड़े साम्राज्य की देख रेख नहीं कर पाए। इसके अलावा उस समय राज्य की जनता द्वारा भी मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजाओं को ज्यादा पसंद नहीं किया गया।